आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल पीएम मोदी ने आज बेंगलुरु में यलहंका के वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इसमें 80 से ज्यादा देश शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने एरो इंडिया 2023 पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि नई ऊंचाई नए भारत की तस्वीर है। यह आयोजन भारत के बढ़ते हुए दायरे की तस्वीर है। तो कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी रक्षा क्षेत्र ने कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के कई पड़ाव पार किए जो आगे चलकर इस क्षेत्र में मजबूती का स्तंभ बनेंगे। एरो इंडिया के रोमांचक पलों का गवाह बन रहे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। विश्व के राजनीतिक और आर्थिक मानचित्र पर हमारा देश आपके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में बड़े मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। एरो इंडिया एरो स्पेस सेक्टर का शोकेस है, जिसकी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइट एंड स्पीड। यही दोनों गुण ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग एवं पर्सनालिटी को डिफाइन भी करते हैं। हाइट ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट फॉर इंडिया, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिलीवरिंग रिजल्ट्स। विश्व के आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है। इन सबके पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके लोक कल्याण के प्रति समर्पण की शक्ति। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान के बजट सत्र की। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। अगले 4 दिन तक बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रश्नों की सूची में से शामिल किया गया है 24 प्रश्न। आंतरिक प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न हैं। सीएम ने 10 फरवरी को दरअसल बजट पेश किया था और उस पर ही आज से चर्चा होगी जो कि 4 दिन तक चलेगी। माना जा रहा है कि सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहेगी। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज से दूसरा चरण कुछ ही देर में शुरू होगा। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था, जिस पर आज से 4 दिन के लिए चर्चा शुरू होगी। और माना जा रहा है कि बजट को लेकर जिस तरह से भाषण के दौरान जो गलती हुई थी उसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए विपक्ष एक बार फिर इसे उठाएगा और लगातार हंगामे की उम्मीद आज सदन की कार्रवाई के दौरान। और सीधे रुक करते बाबूलाल हमारे से बताता लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। बाबूलाल, सदन में अब की कार्रवाई शुरू होने में कुछ ही देर का समय बाकी है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। किस तरह की हलचल वहां पर बनी हुई है, आज क्या कुछ होगा सदन में, ये भी बताएं।
जी देखिए, बजट पर चर्चा होनी है आज और सत्ता पक्ष जो है काफी हमलावर रहेगा विपक्ष के ऊपर, और जो सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट घोषणाएं करी हैं इसको लेकर के सत्ता पक्ष कहेगा कि हमने राजस्थान के हर वर्ग को छुआ है, बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी सौगातें हैं और चुनावी साल में हम जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में जाएंगे और फिर से रिपीट करके आएंगे। तो जीत का हौसला दिखाने की कोशिश करेंगे और विपक्ष के तेवरों को पर भारी पड़ने की कोशिश होगी आज सत्ता पक्ष की। लेकिन इससे पहले एक कुर्सी पर सबकी निगाह रहेगी, वो है गुलाब चंद कटारिया की। कटारिया आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन अगले 2-4 दिन दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ये देखने वाली बात होगी। उनको शुभकामनाएं देने वालों का भी आज तांता लगा रहेगा सदन के भीतर। लेकिन नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। मेरे साथ में है मदन दिलावर, जो खुद भी दावेदार है, एक तरह से कई बार के एमएलए हो, मंत्री भी रह चुके हो। दिलावर साहब, आपको लगता है आप उस कुर्सी के योग्य हैं, आप गुलाब चंद कटारिया की जगह ले सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय विधायक हैं सब इसके योग्य हैं और भारतीय जनता पार्टी को निर्णय करना है को किसको ये काम देती है। अच्छा, आज बजट पर जब चर्चा होगी तो आप सरकार की किस तरह से कमियां निकालेंगे? जो बड़ी बड़ी घोषणाएं सौगातें हैं उसमें आपको लगता है कि ये घोषणाएं पूरी नहीं हो पाएंगी दरअसल? पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी वो अधिकांश अभी पूरी नहीं हुई, तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि जो उन्होंने घोषणाएं की वो पूरी होंगी? इसलिए इस बजट पर विश्वास नहीं किया जा सकता और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि बजट में क्या है, क्योंकि वो तो पिछले साल का बजट ही पढ़ने लगे थे। 5-7 मिनट तक पिछले साल का बजट पढ़ा है, इसलिए उनको पता नहीं था बेचारों को बजट में क्या है क्या नहीं है। फिर भी बजट भाषण हुआ, बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े ऐलान है, बिजली फ्री कर दी गई है एक तरह से, तो क्या आप फायदा नहीं लेंगे मुफ्त बिजली का? मैं कह रहा हूं कि जब लाभ मिलने लगेगा लोगों को इन योजनाओं का तब पता चलेगा। अभी बहुत सारी उन्होंने कहा था सबका कर्जा माफ कर दें, किसानों का कहाँ हुआ? बेरोजगारी भत्ता सब बेरोजगारों को देंगे, कहाँ हुआ है? शुल्काश के लोगों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे, उसका आदेश जारी नहीं हुई, रूल्स ही नहीं बने। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके बारे में घोषणाएं की थी, कुछ हुआ ही नहीं। तो सरकार की मंशा पर आपको आशंका क्यों है? क्या आपको लगता नहीं कि सरकार में वो मादा, वो कुव्वत नहीं है कि ये डिलीवर नहीं कर सकती, धरातल पर नहीं उतार सकती? चुनावी साल है, मुख्यमंत्री रिपीट करने का दावा कर रहे हैं कि धरातल पर उतार के दिखाएंगे योजनाओं को। धरातल पर उतारने की न तो इनकी बुद्धि है, न ताकत है, न ऐसी इन्होंने घोषणाएं की जिसको उतार सके। कैसे, कौन सी नहीं उतर सकती? सारी चीजें आपके सामने है। इच्छा शक्ति हो तो सब उतर सकती है, पर इस सरकार की इच्छा शक्ति है ही नहीं। केवल झुंझुना पकड़ना चाहते हैं ताकि घोषणा भी हो जाए, लोगों को लगा हमारे हमको दे रहे हैं और देना भी नहीं पड़े। सत्ता पक्ष राहत की सांस ले रहा है कि गुलाब चंद कटारिया का मुकाबला उन्हें नहीं करना पड़ेगा अब। तो किस तरह से आप गुलाब चंद कटारिया की कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे हाउस में? माने गुलाब चंद जी कटारिया का पद है, एक तरह से विक्रमादित्य का पद था, उस पर जो भी बैठेगा वैसा ही काम करेगा। ऐसा काम करेगा, उनके जैसा तेवर वो अख्तियार कर पाएगा? मैंने क्या कहा, बिल्कुल हमारा जो प्रतिपक्ष का नेता बनेगा वह आने वाले समय में सफलतम नेता होगा। नहीं, वो होगा कौन, इस पर तो निगाहें टिकी हुई है। धड़े बने हुए हैं पार्टी में, तो गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी है। भारतीय जनता पार्टी का माननीय विधायक होगा। माननीय विधायक होगा? क्या संघ परिवार का होगा? भारतीय जनता पार्टी परिवार का? तो देखिए, मदन दिलावर जो है बिना कुछ बोले, आखिरी जो मेरा सवाल था उस पर वो बिना कुछ बोले गए हैं। लेकिन संघ की पसंद होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी चलेगी। कटारिया जो हैं वो बहुत पुराने कद्दावर स्वयंसेवक रहे हैं, तो पार्टी की कोशिश यही होगी कि एक अच्छा स्वयंसेवक ही उस कुर्सी पर जाए। बिल्कुल बाबूलाल, हमने गुलाब चंद कटारिया के तेवर देखे थे, जैसे ही बजट पेश किया गया था मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से, तीखे उन्होंने तंज कसे थे। ऐसे में कुल मिलाकर उस तरीके के तेवर का कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। लेकिन कौन कौन से नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं बाबूलाल? जी देखिए, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जैसे ही कटारिया की विदाई होगी और नाम तय नहीं हो पाएगा उस वक्त तक तो राजेंद्र राठौड़ कंटिन्यू करेंगे। सतीश पूनिया कुछ ही देर पहले जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ के साथ हम मिलकर काम करेंगे जब तक नए नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है कि पार्टी का संगठन राजेंद्र राठौड़ को आउटराइट सपोर्ट करना चाह रहा है। लेकिन वसुंधरा फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में पार्टी का आलाकमान सोच समझ कर ये फैसला लेगा। नाम कई चल रहे हैं, चर्चाओं में कई नाम है। ज्ञानचंद पारख है, वरिष्ठ विधायक है, पाली के कई बार जीत करके आए हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। तो पार्टी ये देख रही, क्षेत्र, जाति और तजुर्बा, इन चीजों को देख करके ही और इसके साथ में पार्टी के प्रति निष्ठा,
यानी कि स्वयंसेवक भी होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सूरत में बीजेपी जब भी कोई फैसला करती है तो बहुत सोच समझ कर करती है, क्योंकि इस फैसले की गूंज चुनाव तक सुनाई पड़ेगी। तो ऐसे में पार्टी को फायदा कौन दे सकता है, ऐसा कौन चेहरा हो जो पार्टी के लिए चुनावी राह आसान कर सके। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसी बड़ी जाति का वो चेहरा होना चाहिए जिसके पीछे आप जनता को जोड़ सके, जहां पर भी वो जाए तो एक मैसेज वो दे सके कि इसलिए जो है बीजेपी बहुत सोच समझ कर फैसला करेगी। शायद पार्टी के बड़े नेताओं ने नाम तय कर लिया होगा। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा, चूंकि अब असम के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति जल्दी गुलाब चंद कटारिया की होगी, उसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से आदेश जारी हुआ था, वो हमने देखा था। लेकिन कुल मिलाकर जो 4 दिन है उनमें आखिरकार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, ये बताएं। क्या यह खुद गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी हमें देखने को मिलेगी? देखिए, अगले 2-3 दिन जो है कटारिया अपने पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि बजट का जब रिप्लाई आएगा सीएम की ओर से तो उस पर कटारिया वहां तक नेता प्रतिपक्ष का यानी कि संबोधन होता है, उसके बाद में सदन के नेता सीएम बोलते हैं, तो शायद पार्टी उनको ये मौका देगी। तो अगले 3 दिन तक तो आप यकीन मान करके चलिएगा कि गुलाब चंद कटारिया इस ओहदे पर हैं। लेकिन उसके बाद, क्योंकि ये लंबा सत्र है और इस सत्र में बहुत सारे बिल आते हैं, डिबेट होती है, चर्चाएं रहती हैं, तो हमलावर रुख अख्तियार करना पड़ेगा विपक्ष को। तो ऐसे में गुलाब चंद कटारिया की जगह किसी न किसी की तो नियुक्ति होनी है, तो वो बाद की बात है। लेकिन अगले 2-3 दिन शायद कटारिया आएंगे सदन में और वो सीएम अशोक गहलोत के बोलने से ठीक पहले अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उनकी जबरदस्त तैयारी है और बजट में जितनी भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं उनको लेकर उनको प्रदेश की जनता को ये समझाना है कि सरकार ने जो घोषणाएं करी है धरातल पर नहीं आ पाएगी। तो उनके मुकाबले यानी कि कोई बोल नहीं पाएगा, उतनी तैयारी के साथ कोई आ नहीं पाएगा। गुलाब चंद कटारिया की अंगुलियों पे सारी चीजें हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी हुई है और वो सब जानते हैं। तो शायद आप कह रहे हैं कि विपक्ष के तेवर पूरी तरह से बरकरार हैं। जो हमने बजट पेश के दौरान भी देखे थे, जिस तरह से हंगामा लगातार चल रहा था और उस हंगामे के बीच में मुख्यमंत्री ने बजट पेश करना शुरू किया था। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार कौन से वो मुद्दे हैं और कौन से वो बजट में पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आज विपक्ष हमलावर रहेगा, और साथ ही ये भी बताइए सरकार की किस तरह की होमवर्क है, किस तरह की तैयारी है जवाब देने के लिए। जी देखिए, सरकार का कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है और जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो ये मान रहे हैं आप जो असंतुष्ट धड़ा है सरकार का उसको छोड़ दें, तो वो यही मानकर चल रहे हैं कि ये जो बजट घोषणाएं हैं ये उनको चुनाव जिता देगी और वो जनता के बीच में एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को बता रहे हैं कि आपके बिजली का बिल जो है शून्य हो जाएगा, 2000 यूनिट बिजली जो है किसानों को वो अब मुफ्त मिल जाएगी, और जो सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी स्कीम्स है उनका वो बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। चिरंजीवी में हेल्थ कवर 25 लाख का हो गया है, दुर्घटना बीमा 10 लाख का हो गया है। तो अब जो है यानी कि विपक्ष जो है इसकी काट ढूंढने में लगा हुआ है कि एक जो बाहर माहौल बन रहा है जनता के बीच में, इसके प्रति नेगेटिविटी किस तरह से प्रचारित की जाए। तो उसको लेकर वो सरकार की मंशा पर सवाल उठाएंगे और यही कहेंगे कि जिस तरह पिछली बार आपने कर्ज माफी का ऐलान किया था और पूरी कर्ज माफी नहीं हो पाई, तो वैसा ही हाल इन घोषणाओं का भी होगा। तो विपक्ष अपना काम करेगा क्योंकि उन्हें सत्ता दिख रही है और चुनाव इसी साल होने हैं दिसंबर के पहले सप्ताह में। तो ऐसी सूरत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये जो बजट का सत्र है ये एक तरह से जबरदस्त डिबेट वाला रहेगा। आपस में तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी, कई बार शोर शराबे और हंगामे के हालात बनेंगे और एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोई भी चूक यहाँ पर करता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन गुलाब चंद कटारिया की जगह अगर कुछ दिन राजेंद्र राठौड़ रहते भी हैं तो वो इस कमी को भरपाई करने की कोशिश करेंगे और वो ये बताएंगे कि मैं गुलाब चंद कटारिया की जो कमी है उसकी भरपाई करने के लिए सबसे सक्षम दावेदार हूं और मुझे पार्टी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या संघ परिवार राजेंद्र राठौड़ के नाम पर सहमति देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वसुंधरा राजे उनके नाम पर सहमत होगी, ये उससे भी बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों के बीच में पार्टी को एक ऐसा सुलझा हुआ चेहरा चाहिए जो पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, समर्पित हो और सत्ता पक्ष की आंख में आंख डाल करके और उनके सवालों का वो जवाब देने की ताकत रखता हो। बिल्कुल तो बिल्कुल, क्योंकि अभी इस वक्त राजस्थान के सियासी फिजाओं में एक ही सवाल यहाँ पर गूंज रहा है बाबूलाल की आखिरकार नेता प्रतिपक्ष का चेहरा कौन होने वाला है गुलाब चंद कटारिया के बाद। लेकिन इन सब के बीच में हम बजट की जो बात कर रहे हैं जिस पर आज से चर्चा शुरू हो रही है कुछ ही देर में, हमें ये भी बताएगा कि सदन में अब क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है। लेकिन बजट जिस तरीके से बनाया गया है इसमें कोई डाउट नहीं है बेहद ही आकर्षक
आकर्षक है, लोक लुभावन है, हर वर्ग को साधने की गहलोत जो कि राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं उन्होंने कोशिश की है। वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि कहने 23 का तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम 2028 टारगेट कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी। तो कुल मिलाकर बड़ा मुश्किल है विपक्ष के लिए बजट में से लूप होल्स निकालने के लिए। जी देखिए, विपक्ष के पास में कटारिया सबसे बड़ी ताकत थे। वो आंकड़ों के मायाजाल को बखूबी समझते थे और बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे। तो जिस दिन अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये बजट धरातल पर नहीं उतर सकता क्योंकि सरकार के पास में पैसा ही नहीं है। सरकार को कर्ज लेकर घी पीना पड़ेगा और जब कर्ज उन्हें नहीं मिलेगा तो फिर वो धरातल पर इन योजनाओं को नहीं उतार सकती। ये जो बड़े बड़े ऐलान हैं ये सिर्फ यानी दावों में रह जाएंगे, हकीकत का रूप नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी सूरत में विपक्ष अपना काम करेगा। विपक्ष यही प्रचारित करेगा कि जनता को ठगा गया है, जनता के बीच में एक माहौल बना दिया गया है झूठा सरकार की ओर से, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार भी यही चाहेगी कि जो नेगेटिविटी है उसको इस बजट के जरिए पॉजिटिविटी में तब्दील कर दिया जाए। इसलिए अब से कुछ ही देर पहले महेंद्र चौधरी से लेकर कुछ बड़े नेता जब यहाँ पर बाइट दे रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि चारों तरफ एक सकारात्मक माहौल बन गया है और हम चुनाव जीत कर आ रहे हैं। हमारे बजट से विपक्ष में खलबली है और उनके सपने जो हैं सत्ता के हासिल करने के वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। तो अभी तमाम जो चीजें हैं वो भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल, बजट को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष अपने सवाल रख रहा है और बड़ा दिलचस्प इस बार सदन की कार्रवाई होने वाली है, हंगामेदार पूर्णता होने वाली है और नजर बनाए रखेगा बाबूलाल। आपसे बीच में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और उनके बाद अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल, चूंकि पूरा होमवर्क करके वो तीखे तेवर के साथ सदन में सामने आते थे और आज जाहिर तौर पर बधाई का तांता लगा रहेगा। सदन में भी उनको बधाई देने का सिलसिला जारी है। आज की सांस क्या बहुत होता है, तो मुबारकबाद देना उनको, बहुत अच्छा है अगर जा रहे हैं तो। उनकी जगह कौन होगा आपको लगता है? वो आपके उनके जैसा नहीं होगा? उनकी पार्टी तय करेगी। उनके जैसा तो नहीं होगा, ये तो सुकून की बात है आप लोगों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अच्छे व्यवहार थे, सब कुछ है। अब ये तो चलता रहता है विपक्ष और पक्ष का। बाकी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उनसे और बहुत आदमी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनके जैसा कोई नहीं आ पाएगा और इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। उनके जैसा ऐसा थोड़ी होता है। ये गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए कि मेरे जैसा कोई नहीं आदमी होगा। आगे आने वाला पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो वक्त बताएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मामला सामने, जिसमें कोई हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। सामूहिक इस्तीफा प्रकरण है उस पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। राजेंद्र राठौर की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई होगी। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। राजेंद्र राठौर ने इस मामले में याचिका दाखिल की और संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया। तो अब जाहिर तौर पर आज राजेंद्र राठौर को जो विधानसभा सचिव की तरफ से जवाब पेश किया गया था उस पर जवाब देना है, जिसमें न्यायालय ने 13 फरवरी तक का वक्त उन्हें दिया था और अब महत्वपूर्ण होगा कि राजेंद्र राठौर की तरफ से क्या जवाब दाखिल होगा। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ तौर पर ही कहा गया था कि सामूहिक जो इस्तीफा दिया गया था विधायकों की तरफ से वो दरअसल स्वेच्छा से नहीं था, अपनी मनमर्जी से नहीं था, इसलिए नियम के खिलाफ हो जाता है और ये जो याचिका है ये याचिका खारिज कर देनी चाहिए। चूंकि ये याचिका में जनहित नहीं छुपा है, ये एक राजनीतिक प्रेरित याचिका है। तो तीखी बहस की उम्मीद आज कोर्ट के अंदर, महत्वपूर्ण होगा देखना हाई कोर्ट में आज क्या कुछ टिप्पणी न्यायालय की तरफ से सामने आएगी। राजेंद्र राठौर ने संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। 25 सितंबर को आपको याद होगा काफी बवाल मचा था और 81 विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के बाद राजेंद्र राठौर ने इसे मुद्दा बनाया और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज राजेंद्र राठौर की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा इस मामले में। इससे पहले भी कई सुनवाई इसमें हो चुकी है। आज की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण चूंकि देखना होगा किस तरह से जवाब राजेंद्र राठौर देते हैं, चूंकि इस मुद्दे को बड़ा बनाते हुए वो लगातार हमलावर कांग्रेस पर रहे हैं। उनका कहना है कि सामूहिक जो इस्तीफा दिया गया था उससे एक संवैधानिक मूल्यों का हनन हुआ है। कुछ ही देर में हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी।
राकेश शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जरा ये मामले को डिस्क्राइब कीजिए, कितने बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और आज क्या कुछ होगा इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर बाद इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। और चूंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो विधानसभा की ओर से जो जवाब पेश किया गया था उसमें 81 विधायकों के इस्तीफे के बाद स्वीकार की गई थी, लेकिन ये बताया गया था कि ये जो इस्तीफे हैं स्वैच्छिक नहीं है। तो हाईकोर्ट ने इस मामले में बिंदुवार जवाब विधानसभा से मांगा था कि इस्तीफे की कॉपी पेश नहीं की गई थी, इस्तीफे की कॉपी पेश की जाए। दूसरा, क्या कारण रहे थे जो इतने लंबे समय तक इन इस्तीफों को रोका गया, इसकी भी जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी थी। और दूसरा, नियमावली क्या है, कितने दिन तक जो है इस्तीफों को रोका जा सकता है। तो जो महाधिवक्ता हैं वो इस मामले में पैरवी कर रहे थे। तो अब इन मामलों के जवाब संभवतः आज पेश किए जाएंगे, क्योंकि आज विधानसभा की कार्रवाई भी जारी है और राजेंद्र राठौड़ संभवतः वहां पार्टिसिपेट करने गए हैं विधानसभा में। तो आज की सुनवाई इस दिशा में अहम होगी कि विधानसभा में की तरफ से क्या जवाब हाईकोर्ट को आता है। बिल्कुल, राजेंद्र राठौड़ क्योंकि खुद इस मामले में पैरवी कर रहे हैं, तो कैसे वो पहुंचेंगे, क्या जवाब देंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करते हैं आज के सबसे बड़े सवाल की। दरअसल नए नेता प्रतिपक्ष पर चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। राजेंद्र राठौड़ का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। ज्ञानचंद पारख का भी नाम अब सुर्खियों में आने लगा है। आधा दर्जन नामों पर पार्टी में अब चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष के चयन पर चर्चा तेज हो गई है। नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ का नाम रेस में सबसे आगे है। राजेंद्र राठौड़ इस वक्त उपनेता प्रतिपक्ष हैं और उनका नाम रेस में सबसे आगे। इसके साथ साथ ज्ञानचंद पारख का भी नाम सुर्खियों में बना हुआ है। करीब आधा दर्जन ऐसे नाम हैं जिन पर पार्टी में चर्चा चल रही है और ये माना जा रहा है कि जो भी नेता प्रतिपक्ष का चेहरा होगा वो संकेत एक तरीके से आने वाले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखा जा सकता है और इसीलिए यहां पर लगातार चर्चाएं तेज। ऐसी संस्कृति देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई कतार में रहे या कोई अपना नाम चलाए, ऐसी संस्कृति नहीं है। हमारा आलाकमान, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। जिस किसी को जिम्मेवारी देंगे उसके साथ काम करेंगे। पहले गुलाब जी को जिम्मेवारी दी थी, उनके साथ काम किया। अगर और किसी को जिम्मेवारी देंगे तो उनके साथ। लेकिन नेचुरल का जो क्लेम है वो तो आप ही का बनता है। देखिए, कोई नेचुरल क्लेम नहीं होता। राजनीति के अंदर हमारे 66 लोग सोच समझकर उचित समय पर चुनावी साल में निर्णय करते हैं। फिर भी आपको जिम्मेदारी मिलती है तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जिस भी भूमिका में मिलेगी, जैसे भी आज तक मिली है उसको निभाने की कोशिश की, आगे निभाएंगे। तो राजेंद्र राठौड़ साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाने के लिए मैं तैयार हूं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। यूपी के मेरठ से खबर है जहां पर पदापुर इलाके में भयानक सड़क हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहां पर एक ट्रक के ड्राइवर ने सड़क पर एक कार को कई किलोमीटर तक घसीट डाला। जानकारी के मुताबिक ट्रक का ड्राइवर नशे में था और सड़क पर ट्रक के सामने अचानक ही गाड़ी आ गई, जिसके बाद ट्रक के इस ड्राइवर ने इस कार को सड़क पर घसीटा। इस दौरान सड़क पर मौजूद एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त कार को घसीटा गया उस वक्त कार के अंदर 3 से 4 लोग मौजूद थे। कार के अंदर सवार लोगों ने उसके अंदर से कूदकर अपनी जान बचाई। ये देखिए किस तरीके से कार की आपको आवाज भी आ रही होगी और इस कार को घसीटते हुए ट्रक को आप देख रहे हैं। ये जब कार घसीटी जा रही थी कई किलोमीटर तक, तब इस कार के अंदर 3 से 4 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। लेकिन ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मेरठ से हैं। यूपी का मेरठ ये, जहां पर एक ट्रक कई किलोमीटर तक कार को घसीटता हुआ नजर आया है और इस कार के अंदर 3 से 4 लोग थे। हालांकि इन सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है जहां पर ताबड़तोड़ गोलियों से दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने का पुटकला इलाका दहल गया है। दरअसल पुटकला इलाके में आज सुबह कुछ लोगों ने एक युवक को पर फायरिंग की और उसमें एक युवक बुरी तरह से घायल भी हुआ।
घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया गया। वहीं घायल शख्स को नजदीक के ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर मोबाइल क्राइम टीम और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। खबर दिल्ली से ही है, जहां पर करमपुरा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। मोती नगर थाने के पास स्थित एक फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई। आग फैलते ही आसपास के लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि फायर टेंडर के मौके पर यहां पर बुलाना पड़ा और कुल 27 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। रात को 9 साढ़े 9 11 बजे के आसपास पता लगा था। 11 बजे के आसपास किस चीज़ की फैक्ट्री है? गत्ते की फैक्ट्री। नहीं, अभी कुछ नहीं पता। तो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मेरा तो हमारे जींस का कंपनी है बगल वाली। आप बगल वाली फैक्ट्री में हैं। तो ये जिस फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त क्या कोई अंदर लोग मौजूद थे? नहीं, कोई मौजूद नहीं था। कोई घायल? कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई घायल नहीं। तो कितनी देर होगी लगभग फायर को काम करते हुए? फायर को तो हम काफी मतलब रात से ही लगे पड़े हैं। तो 11 बजे से? हाँ, 12 बजे के आसपास से लगे पड़े थे। अभी तक बुझी नहीं है? नहीं। ये भैया 11 बजे के आसपास आग लगी थी और उसके बाद से कंटिन्यू फायर ब्रिगेड काम कर रही है। सुबह तब हम करीब 3 बजे हम आए थे, तो कम से कम यहाँ 20 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। उसके बाद कंटिन्यू चल रही है सर। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये सर? गत्ते की फैक्ट्री है। डब्बे वगैरह बनते हैं, मिठाइयों के डब्बे या फॉइल पेपर वगैरह के डब्बे, इस चीज़ के डब्बे बनते हैं। अगली खबर उदयपुर से, जहां पर ऑटो चालक की मनमानी और दादागिरी के विरोध में सिटी बस चालक और परिचालकों ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। बता दें कि बीती रात बस चालक के साथ ऑटो चालकों ने चाकूबाजी कर उन्हें घायल कर दिया था, साथ ही उनके साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया। ऐसे में आज सभी जो सिटी बस है उनके चालकों ने एक साथ प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। बस चालकों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की जा रही है। तो सिटी बस चालकों का चक्का जाम प्रदर्शन, सिटी बस चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ऑटो चालकों की दादागिरी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। दरअसल ऑटो चालक ने कल सिटी जो बस चालक है उसके साथ हाथापाई की थी और इसी के विरोध में वो सुरक्षा की मांग अब कर रहे हैं। मैं मिल्ला तली में मेरा मैटर हुआ था, मुझे मारा है। मातम थाने में 69 मेरी गाड़ी नंबर है, 68 मैं जा रहा था, मुझे मारा। वहाँ पे उतार के गाड़ी में जबरदस्ती खींचा, नीचे बाहर खींचते मारा मुझे वहाँ। और मैं थाने में केस भी करा था, इसका कार्रवाई हुई कि नहीं पता नहीं है। इस तरह से आए दिन रात दिन हमारे झगड़ा होता रहता है। ऑटो वाले हमारा को गाली देते रहते हैं। हमारे स्टैंड पे हम बसें खड़ी करते हैं, वहाँ ऑटो खड़े कर देते हैं। तो आए दिन हमें कुछ आगे बोले उनको आगे कसका, हमारा को गाली बकते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। तो फिर हमें कुछ करते हैं तो उनको वो हमारे मारपीट करते हैं। तो फिर हमें पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो हमारी कार्रवाई नहीं करते पुलिस विभाग। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर